नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल है बजटिंग एंड द बजटरी कंट्रोल। हालांकि सेकंड चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा 6th क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर 5 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने लास्ट क्लास के दरमियान प्रोडक्शन बजट को इन डिटेल जाकर के अंडरस्टैंड किया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर, क्लास नंबर 6 के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे। और आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, दैट इज द कैश बजट। देखिए, मैंने इनिशियली आपको बताया था, सबसे पहले आपको फ्लेक्सिबल बजट और उस पे बेस्ड तमाम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लेना है। सेकंड नंबर पे आपको प्रोडक्शन बजट को तैयार करना है। और तीसरे नंबर पे जो बजट आपसे पूछा जाता है ना, वो आपका कैश बजट रहता है। आप ध्यान दीजिएगा, कैश बजट का जो फॉर्मेट है, तीनों बजट के अंदर सबसे आसान रहने वाला है। लेकिन जो न्यूमेरिकल यहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा या एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाएगा ना, वहां पे लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उस लैंग्वेज के एग्जैक्ट मीनिंग को डिकोड करना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। तो आज की क्लास के अंदर मैं कैश बजट को आपको समझाऊंगा, डेफिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे, यहां पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे क्लास के आखिरी में एग्जैक्टली किस तरीके की न्यूमेरिकल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कैश बजट पे पूछी जाती है और किस तरीके से एक सही अप्रोच का इस्तेमाल करके आप लोग इन तमाम तरीके की न्यूमेरिकल को टैकल कर सकते हैं। बहरहाल, आप ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कैश बजट। तो देखिए, आपको नाम से पता चल रहा है, माने यहां पे एक ऐसा बजट जहां पे हम लोग किस चीज पर फोकस करते हैं, सर कैश को लेकर के फोकस करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जैक्टली कितना कैश आया, कितना गया और कितना अवेलेबल है, इन तीन बातों पर हमें जरा गौर फरमाना है। समझ में आया मैंने क्या बताया? एक कैश बजट का मतलब होता है, एक ऐसा बजट होता है, एक ऐसा फाइनेंशियल बजट होता है जहां पर हम लोग एस्टीमेट लगा करके चलते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास कैश का इनफ्लो कितना रहा, एक्सपेक्टेड कैश का आउटफ्लो क्या रहा, और एग्जैक्टली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश का बैलेंस कितना है। इन तीनों फिगर को एस्टीमेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सर कैश बजट का इस्तेमाल करते हैं। यही डेफिनेशन आपको एग्जामिनेशन के अंदर भी लिखनी है। अगर आपसे पूछा जाता है आपको किसको डिफाइन करना है, कैश बजट को डिफाइन करना है, तो आप लोग कहेंगे सर कैश बजट अपने आप में एक ऐसा फाइनेंशियल बजट होता है जो एस्टीमेट करता है, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेक्टेड कैश रिसिप्ट। ध्यान दीजिएगा, जो आपका कैश इनफ्लो होता है, मैंने जो हमारे पास कैश आता है ना, उसको आप लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? कैश रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। और जो आप लोग पेमेंट करते हैं, आउटफ्लो को यहाँ पर आप लोग किस नाम से जानेंगे? कैश पेमेंट के नाम से जानेंगे। ऑफ ए बिजनेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, बहुत ऑब्वियस सी बात है, एक स्पेसिफिक पीरियड के दरमियान एग्जैक्टली हमारा कैश का रिसिप्ट कितना रहा, माने इनफ्लो कितना रहा, कैश का पेमेंट माने कैश का आउटफ्लो कितना रहा, और यहां पे एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा, और हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। ये क्या कहलाएगा? सर ये आपका कैश बजट कहलाएगा। क्लियर है? अब कैश बजट मैनेजमेंट को हेल्प करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैश पोजीशन को डिटरमाइन करने में। समझ में है? आपकी बिजनेस की कैश पोजीशन क्या है, इस चीज को डिटरमाइन अगर आपको करना है, तो मैनेजमेंट को अगर डिटरमाइन करना है, तो वहां पे आपकी कौन मदद करता है? सर आपका कैश बजट मदद करता है। ठीक है? अब इस चीज को भी क्यों एस्टीमेट किया जाता है? ताकि हम लोग ये चीज इंश्योर कर सके कि हमारे पास सुफिशिएंट कैश अवेलेबल है कि नहीं है, जब भी हमें कोई भी ऑब्लिगेशन को मीट करना है। समझ में आया? इन शॉर्ट में आप लोग ये कह सकते हैं, सर कैश बजट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो को, आउटफ्लो को एंड रिजल्टिंग कैश बैलेंस को ड्यूरिंग ए बजट पीरियड क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इस स्टेटमेंट को आप लोग क्या कहते हैं? सर आप लोग कैश बजट कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, कैश बजट का मीनिंग क्या होता है एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बेहद आसान डेफिनेशन रहेगी कैश बजट की। अब कैश बजट के कंपोनेंट क्या रहेंगे, एलिमेंट क्या रहेंगे? तो तीन ही एलिमेंट रहेंगे। सर सबसे पहला तो आपका कैश का इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है और बैलेंस कितना है। अब अगर आप लोग टेक्निकली सोचेंगे, जैसे मेरे पास कैश आया, कितना गया, बैलेंस कैसे निकालेंगे? अब यहां पे हमें यह देखना पड़ेगा हमारी
हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कोई ओपनिंग बैलेंस भी अवेलेबल था? मान लीजिए 4 लाख रुपए मेरे पास पिछले महीने का पड़ा था, तो ये जो 4 लाख है ना, ये ओपनिंग बैलेंस की तरह भी ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब जब भी आप लोग किसी भी कैश बजट को तैयार करेंगे तो 4 कंपोनेंट आपके फॉर्मेट के अंदर आएंगे। ओपनिंग बैलेंस आएगा, कैश का इनफ्लो आएगा जिसको आप लोग कैश रिसिप्ट या रिसिप्ट के नाम से जानते हैं, कैश आउटफ्लो आएगा जिसको आप लोग कैश पेमेंट के नाम से भी जानते हैं, और टोटलिंग करके माइनस प्लस करके आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? कैश का बैलेंस होगा। और हमें फाइनली कहां तक पहुंचना है? कैश के बैलेंस तक पहुंचना है, और यही हमारा टारगेट रहता है किसी भी कैश बजट को प्रिपेयर करते टाइम। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द कैश बजट। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया जब भी आपको कंपोनेंट की बात होगी, जब भी आप लोग क्या कहेंगे सर आपके कैश बजट के कंपोनेंट्स क्या है, तो मैंने बताया सबसे पहला कंपोनेंट क्या रहेगा सर? आपका ओपनिंग बैलेंस रहेगा। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है? एक ऐसा अमाउंट ऑफ द कैश, या फिर आप लोग इसको जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे कहेंगे अमाउंट ऑफ द कैश अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द बजटिंग पीरियड। ठीक है, आपका जो बजटिंग पीरियड है, मान लीजिए जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी के अंदर आपके पास कोई ना कोई कैश, अगर कैश का अमाउंट अवेलेबल है तो क्या कहलाएगा? कैश बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने बताया था कैश का जो इनफ्लो होता है उसको आप लोग कैश रिसिप्ट या रिसिप्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसका मतलब होता है दीज रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग ए पीरियड। समझ में आया? जो भी आपका बजटिंग पीरियड है, उस बजटिंग पीरियड के ड्यूरिंग आपको कितना कैश मिलेगा, एक्सपेक्टेड आपका कैश इनफ्लो कितना है, कितना आप लोग रिसीव करेंगे, ये आपका कैश रिसिप्ट कहलाएगा। या फिर आप लोग इसको किस नाम से जान सकते हैं? कैश इनफ्लो के नाम से जानते हैं। अब देखिए कैश कहां से आ सकता है, अगर आप लोग टेक्निकली सोचेंगे तो आप लोग कह सकते हैं सर अगर आपने कोई भी कैश के अंदर सेल किया है तो आपको पैसा मिलेगा। अगर आपने जैसे उधार किया है तो डेटर हो गया, डेटर से अगर आप लोग पैसे का कलेक्शन करते हैं तो आपको कैश मिलेगा। अगर आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट को सेल किया है तो आपके पास पैसा आएगा। अगर कुछ इंटरेस्ट आपको मिला है तो पैसा आएगा। अगर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है तो पैसा आएगा। अगर आपने लोन रेज किया है तो पैसा आएगा। और अगर आपने कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो पैसा आएगा। दीज आर द वेरी फ्यू एग्जांपल जहां पर हम लोग कह सकते हैं ये किसके एग्जांपल है माय डियर फ्रेंड्स? दीज आर द एग्जांपल ऑफ द कैश रिसिप्ट। इस बात को आपको याद रखना। ठीक है, अब ऐसे कुछ अगर आपको बेसिकली डेटा दिखते हैं आपको आपके क्वेश्चन के अंदर कैश बजट के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है वो कहां पर जाएंगे सर? वो आपके कैश रिसिप्ट के अंदर या कैश इनफ्लो के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट क्या था? ओपनिंग बैलेंस। दूसरा कंपोनेंट क्या था सर? आपका कैश इनफ्लो जिसको आप लोग कैश रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। अब जरा गौर तलब कीजिएगा, तीसरा कंपोनेंट क्या रहेगा सर? कैश का आउटफ्लो रहेगा जिसको माय डियर फ्रेंड्स हम लोग कैश पेमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग टेक्निकली सोचेंगे आप कितना पैसा पे करने वाले हैं, जो भी आपका एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट जो होगा ना उसको आप लोग क्या कहेंगे? कैश पेमेंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कैश में कुछ परचेज किया, अगर आपने कुछ सामान परचेज किया तो उसका पैसा आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने उधार भी खरीदा है तो उसका भी पैसा पे करना पड़ेगा। अगर आपने वेजेस पे किया है या सैलरी दिया है तो आपसे पैसा जाएगा। फैक्ट्री का ओवरहेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ द फिक्स एसेट। अब परचेज हो गया तो आपकी ऑब्वियस सी बात आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं या लोन का पेमेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी सिचुएशन के अंदर जहां पर भी पैसे की पेमेंट आप लोग करते हैं वो आपका कैश आउटफ्लो होगा। ये बहुत बेसिक सी चीज है जो आप लोग मल्टीपल टाइम पढ़ते आए हैं। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या है? क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है ओपनिंग बैलेंस प्लस में इनफ्लो माइनस में आपका आउटफ्लो। ठीक है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब क्लोजिंग बैलेंस के लिए या फिर आप लोग कह सकते हैं क्लोजिंग कैश बैलेंस के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ओपनिंग कैश पकड़ना है, उसके अंदर कितना पैसा आपके पास है इनफ्लो को ऐड करना है और माइनस क्या कर देना है? कैश का पेमेंट। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा? आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस का मतलब क्या है भाई साहब? आया कितना है और गया कितना है। जो गया है उसको माइनस कर देंगे और जो शुरू में हमारे पास अवेलेबल था एज ए ओपनिंग बैलेंस उसे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस में कैश रिसिप्ट या कैश इनफ्लो माइनस में क्या हो जाएगा? कैश आउटफ्लो। ठीक है, ये आपका जर्नल फॉर्मूला है जिसको आपको एक बार पढ़ना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है ताकि आप लोग इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड करके टैकल कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं सर जब आप फॉर्मेट बनाएंगे ना तो फॉर्मेट किस तरीके का बनेगा? माने अगर आपको कैश बजट का फॉर्मेट बनाना, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो ऊपर आपको क्या लिखना है? कैश बजट फॉर द मंथ, क्वार्टर और ईयर, जिसके लिए भी आपको
तैयार करना है। मैंने ऑलरेडी बताया 3 कंपोनेंट पर आपको काम करना है। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लेकर के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जितना भी रिसिप्ट है ना, यानी कि कैश का इनफ्लो है, वो ऐड कर देना है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए टोटल कैश रिसिप्ट कितना है, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी इस चीज में काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ पे भी कैश रिसिप्ट है, यहाँ पे भी टोटल कैश रिसिप्ट है। कैश रिसिप्ट के अंदर कैश कहां कहां से आया, तमाम एंट्रीज आपको करनी पड़ेगी, तमाम पर्टिकुलर्स को मेंशन करना पड़ेगा, फिर उनका जो टोटल आएगा वो यहां पे आ गया। अब क्या करना है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मानी इन दोनों कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं, टोटल कैश अवेलेबल ओपनिंग बैलेंस प्लस में ए का मतलब क्या है, टोटल कैश रिसिप्ट, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको टोटल मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर से क्या करना है, आपको कैश का पेमेंट माइनस करना है। जितनी भी टोटल पेमेंट आपको माइनस करनी है वो माइनस कर दीजिएगा। माइनस करने के बाद अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप जानते हैं आपके पास क्या बच जाएगा, टोटल क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है। यही आपको फाइंड आउट करना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। इज इट क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, चीजें बेहद आसान रहेंगी, बस शर्त ये है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन जो रहेगा ना, उसके अंदर जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, सर कैश बजट की लिमिटेशन बताइए। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या रहेगा, सर इसकी जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करता है एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट के ऊपर, ठीक है। यानी कि जो आप लोग पूर्वानुमान लगाते हैं उसकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस में रिड्यूस द रिलायबिलिटी, ये भी आपको याद रखना है। कैश बजट के अंदर अगर कोई भी आपको अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखने को मिले तो ये आपकी रिलायबिलिटी को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। टाइम कंज्यूमिंग टू प्रिपेयर, अब यहां पे टाइम लगता है, ऑब्वियस सी बात है। यहां पे आपको कंटीन्यूअस रिवीजन की जरूरत होती है। डू नॉट मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, इट फोकस ओनली द कैश फ्लो। समझ में आया? ये प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करता है, केवल किसके ऊपर फोकस करता है, कैश फ्लो के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। तो प्लीज जरा इस पर गौर फरमाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देयर इज ए टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट इज कैश बजट एंड सेकंड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोनों जो शब्द हैं वो जुदा जुदा है, दोनों जो टर्म है उनका अपना मीनिंग होता है। यहाँ पे मैंने कैश बजट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर आप लोग मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग क्या कहता है, कैश बजट के अंदर आप लोग फ्यूचर के कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को एस्टिमेट करते हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक्चुअल में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कितना हो रहा है उसमें आप लोग बेसिकली फोकस करते हैं। क्लियर? तो बुनियादी फर्क ये हो गया। नेचर की बात करते हैं तो कैश बजट का नेचर कैसा होता है, बजट का नेचर होता है, माने फोरकास्ट का नेचर होता है। इसका नेचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह होता है। पर्पज इसका मतलब होता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए कैश बजट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं पास्ट की परफॉर्मेंस को, ठीक है। पीरियड क्या होता है, फ्यूचर के लिए कैश बजट तैयार किया जाता है और यहाँ पे पास्ट की एंट्रीज को आप लोग यहाँ पे मद्देनजर रख के चलते हैं। अब प्रिपरेशन की अगर आप लोग बात करते हो तो ये आपका कैश बजट है, ये पहले प्रिपेयर किया जाता है। बजट कोई भी हो वो आपका बेसिकली टाइम पीरियड से पहले प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका आफ्टर द पीरियड प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर द वेरी फ्यू डिफरेंसेस जिनको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फॉर्मेट समझ में आ गया, कैश बजट समझ में आ गया। अब इस चीज को कैसे वापरना है, कैसे यूज करना है, किस तरीके का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। तो आपकी किताब के एक न्यूमेरिकल मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, दैट इज इलिस्ट्रेशन नंबर 2.3। यहां पे एक एक लाइन को डिकोड करना पड़ेगा। हर एक लाइन के अंदर छुपा हुआ है चीजें कैसे मूव ऑन होंगी, कैसे आगे चलेंगी। समझ में आया? एक भी लाइन के अंदर एक भी शब्द का हेर फेर हुआ तो कैश बजट गड़बड़ा जाएगा, आप लोग गलत तरीके से कैश बजट प्रिपेयर करेंगे और फाइनल आंसर बिगड़ जाएगा। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। और जो बातें अभी मैं आपको समझाने वाला हूं ना न्यूमेरिकल के जो अप्रोच लेते टाइम, तो वहां पर आपको जरा गौर फरमाना, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है, सर क्वेश्चन है, ए कंपनी एक्सपेक्टेड टू हैव ए 25,000 कैश इन हैंड ऑन द 1 अप्रैल 2024 एंड इट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश बजट। आपको कैश बजट तैयार करना है कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। जरा गौर फरमाइएगा, अप्रैल से जून 2024 तक आपको क्या करना है, कैश बजट को तैयार करना है। और हमारे पास इन हैंड कितना है, 25,000 है, ठीक है।
हमारे पास इन हैंड कितना माय डियर फ्रेंड्स 25,000 है। इन हैंड का मतलब क्या है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया है। ये भी बता दिया 3 मंथ आपका अप्रैल से जून तक तैयार होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सेल्स से आप लोगों को पैसा मिलता है। अगर आप लोग सेल्स की बात करते हैं, सेल्स कहां पर आ जाएगा, रिसिप्ट के अंदर आ जाएगा, इनफ्लो के अंदर आ जाएगा। अगर आप लोग परचेज करते हैं तो पेमेंट करते हैं तो ये आपका कैश पेमेंट के अंदर चला जाएगा, वेजेज भी कैश पेमेंट के अंदर चला जाएगा और एक्सपेंसेस भी आपका कैश पेमेंट के अंदर चला जाएगा। गौर करने वाली बात क्या है सर, हमें अप्रैल मई और जून के लिए क्या तैयार करना है सर, हमें इन तीनों मंथ के लिए क्या तैयार करना है, कैश बजट तैयार करना है, ठीक है। अब यहां पे ये जो आपका बेसिकली आइटम गिवन है ना, इस पर जरा गौर फरमाना है। यही चीज है जो पूरे क्वेश्चन की डायरेक्शन को डिसाइड करेगी, ठीक है। जैसे कि आप लोग बात करते हो पीरियड फॉर क्रेडिट अलाउड बाय ए सप्लायर इज द 2 मंथ, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्रेडिट के लिए टाइम पीरियड अलाउ किया गया है ना, वो कितना रहेगा, 2 मंथ रहेगा। माने जैसे अगर आप लोग क्रेडिट की बात करते हैं, ठीक है, क्रेडिट पे कोई भी सामान अगर आप लोग लेते हैं तो फरवरी का जो क्रेडिट है ना, वहां पे आप लोग 2 महीने बाद तक पेमेंट करेंगे। जैसे फेब के बाद क्या जाएगा, मार्च और अप्रैल, तो फेब का जो पेमेंट है वो कहां पे होगा, अप्रैल के अंदर होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का सीन इन्होंने क्रिएट किया है। अब आगे देखिए क्या है, 25% ऑफ द सेल फॉर द कैश। ध्यान से समझिएगा, इन्होंने क्या बोला, कैश की जो पेमेंट है, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, हम किसकी बात करें, अप्रैल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अप्रैल की जो पेमेंट है माय डियर फ्रेंड्स वो कितनी है, अगर आप लोग अप्रैल की बात करते हैं तो 92,000 है, ठीक है। जस्ट ए मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूं। यस, ध्यान दीजिएगा, पेमेंट कितनी है, 92,000 है। अब इसका 20% 25% तो कैश के अंदर चला जाएगा और 75% किस पे चला जाएगा, उधार पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और जो आपको क्रेडिट अलाउ किया गया है ना कस्टमर के लिए, कितना है, 1 मंथ का है। तो जरा गौर फरमाइएगा, ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन कहती है जैसे अप्रैल के अंदर जो आपने सेल किया, ठीक है, अब वो जो सेल आपने किया उसका 25% तो कैश में चला गया, किस में चला गया, 25% तो कैश में चला गया। अगर आप लोग यहां पे कैलकुलेट करते हैं 25% को, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको एक बार जरा रीसेट कर लेता हूं। हमारे पास कितना अमाउंट है, 92,000। आई होप कि आपको कैलकुलेटर शो कर रहा है। जस्ट ए मिनट, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे कैलकुलेटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपने सेल किया है, ठीक है, सेल जो आपने किया है उस सेल का 25% कहां पे चला जाएगा, कैश पे चला जाएगा। 75% जो हिस्सा है ना वो उधार पे चला जाएगा, और वो जो उधार की पेमेंट है 1 महीने बाद होगी। समझ में आया। तो अगर आप लोग टेक्निकली सोचते हैं, 92,000 आपने लिया, कितना लिया, 92,000 का आपका सेल है, अगर आप लोग अप्रैल की बात करते हैं, और अगर आप लोग इसका 25% निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 23,000 आएगा। इसका मतलब आप लोग टेक्निकली क्या कहेंगे सर, आप लोग कहेंगे यहां पर ना हमारा जो आपका अमाउंट है इसी महीने आपको कितना मिल जाएगा, 23,000 मिल जाएगा, ठीक है। अब इस 92 में से 23,000 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, जो भी अमाउंट बचेगा वो नेक्स्ट मंथ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने कहा है। आगे देखिए, आपका जो पेमेंट है, अगर आप लोग वेजेस की पेमेंट करते हैं या तो एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं तो वो 1 महीने बाद होगा, ऑब्वियस सी बात है। इनकम टैक्स आपने पे किया है 25,000, कब, जून में। क्लियर है। तो जरा गौर फरमाइएगा इस पूरी बात पर। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको गिवन क्या है, सेल गिवन है, परचेज गिवन है, वेजेस गिवन है और एक्सपेंसेस गिवन है, ठीक है। और आपको ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है। अब अगर आप लोग कैश बजट को तैयार करना चाहें तो बड़े प्यार से तैयार कर सकते हैं। 3 महीने के लिए हमें तैयार करना है, अप्रैल के लिए तैयार करना है, मई के लिए तैयार करना है, जून के लिए तैयार करना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो ओपनिंग बैलेंस है वो पहले महीने के लिए है। तो अगर आप लोग यहां पे ओपनिंग बैलेंस की बात करेंगे तो अप्रैल में आपका ओपनिंग बैलेंस कितना जाएगा सर, 25,000 जाएगा, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनफ्लो को पकड़ना है और आउटफ्लो को पकड़ना है। अब इनफ्लो और आउटफ्लो का क्या मीनिंग है, ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पे रिसिप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे पेमेंट, पेमेंट का मतलब आउटफ्लो, रिसिप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा। जरा थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैश सेल्स में हो गया और डेटर में हो गया, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, आपका सेल गिवन है 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 महीने का, उस सेल का 25% कैश में मिल गया, 75% 1 महीने बाद आपको किस में मिल जाएगा, सर आपको बुनियादी तौर पे जो उधार दिया था उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निकली अगर आप लोग सोचते हैं, जैसे अप्रैल की अगर आप लोग बात करते हैं तो 92,000 का सेल है, मई के अंदर 1 लाख का सेल है और जून के अंदर 1,20,000 का सेल है। इन तीनों महीने की अगर 25% सेल निकालते हैं, 92,000 का 23,000 हो गया है, 1 लाख का 25,000 हो गया है और 1,20,000 का कितना हो जाएगा, 25% निकालेंगे तो करीब करीब 4 या 12 40,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सॉरी 30,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कह सकते हो सर कैश में जो सेल्स किया है अप्रैल के अंदर 23,000 और मई के अंदर 25,000 और आप लोग कहेंगे जून के अंदर कितना हुआ है, 30,000 हुआ है। ठीक है, अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा, जो क्रेडिट वाला मामला वो ध्यान से समझिएगा। अब जो 75% अमाउंट बच गया, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं अप्रैल की, अप्रैल का 92,000 का सेल था, 23,000 आपने निकाल दिया कैश के अंदर, जो आपका 69,000 बचा है ना, यानी कि 69,000 कैसे आया जरा देखिएगा, हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, 92,000 मेरे पास अवेलेबल है, तो ये आपका 92,000 का सेल है, तो मैंने क्या किया, 92,000 लिया, मल्टीप्लाई कर दिया है 75%, तो ध्यान दीजिएगा कितना है, 69,000 आया। ये जो 69,000 है ना, जो अप्रैल है उसके अगले महीने में आपको मिलेगा, यानी कि अप्रैल का जो 69,000 है आपको कब मिलने वाला है, मई में, मई का कब मिलेगा, जून में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अप्रैल का जो 69,000 है, अप्रैल का जो 69,000 है वो आपको कहां पे मिलेगा, मई में मिलेगा, तो मई हो गया, ये आपका 69,000 हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप लोग मई का जो आपका 75% है वो कहां पे चला जाएगा, जून के अंदर चला जाएगा 75,000। समझ में आया, 1 लाख अमाउंट था, 25,000, अब 25% माने 25,000 आपने सेल कैश में किया, जो 75,000 हो गया वो कहां पे चला गया, डेटर, और डेटर कहां पे आ गया, यहाँ पे 75,000। समझ में आया, तो यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है, 25% कैश है वो इसी महीने है, 75% जो आपने उधारी किया है वो उधार आपको अगले महीने मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे सर ये बात तो क्लियर हो गई कि आपका अप्रैल का कहां पे आ गया, मई में। ठीक है, हमें मिल गया, और मई का कहां पे आ गया, जून में हमें मिल गया। ठीक है, अब ये 2 महीने में तो हमें मिल गया, लेकिन अप्रैल का क्या, अप्रैल का अगर आप लोग टेक्निकली सोचेंगे तो अप्रैल की जो अमाउंट है वो मार्च वाली मिलेगी, तो हमारे पास 80,000 का 75% कितना होगा, अगर आप लोग देखेंगे तो 60,000 होगा। तो यानी कि जो आपका मार्च वाला जो पेमेंट है ना वो आपको कहां पे मिलेगा, अप्रैल के अंदर मिलेगा। समझ में आया, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था कि हम लोग बात कर रहे हैं अप्रैल की। ठीक है, असल में हो क्या रहा है, यहाँ पे साफ साफ हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आप लोग यहाँ पे 75% सेल की बात करते हो, माने जिस महीने सेल हुआ है उसका 25% कहां पे है, कैश के अंदर है, और जो 75% बचा हुआ है वो नेक्स्ट मंथ में आपको मिलने वाला है। अब टेक्निकली अगर आप लोग सोचोगे तो जो आपका अप्रैल वाला 75% था वो तो कहां पे चला गया, मई के अंदर चला गया, लेकिन अप्रैल की अगर आप लोग बात करते हो तो मार्च का जो बेसिकली 75% है, जैसे 80% का हमारे पास 80,000 का ट्रांजैक्शन है, इसका 75% कितना होगा, 60,000, तो 60,000 हमें कब मिलेगा, अप्रैल के अंदर मिलेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये सेम एंट्री यहाँ पे डालने वाला हूं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये सब बातें तो हमने क्लियर कर ली थी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप बात अप्रैल की करते हैं तो अप्रैल के अंदर डेटर कितना है, 60,000 है। ये 60,000 आपकी जो इससे पहले वाले मंथ की जो टोटल सेल थी उसका 75% था। ठीक है, तो अगर आप लोग टेक्निकली सोचेंगे तो ये वो आपका अमाउंट है जो आपका क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है, माने ये आपको पैसा मिला है। अब आपको क्या करना है, टोटल रेसिप्ट कर देना है, 25 और 60 को ऐड करेंगे तो 83 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 25 + 60 + 23 है, क्लियर। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको देखना है, तो अभी मैंने ओपनिंग बैलेंस को ऐड नहीं किया, 25 + 23 कितना हो जाएगा, 83, 25 प्लस में 69 94 हो जाएगा, 30 + 75 1,05,000 हो जाएगा, 78 यहाँ पे ये तो टोटल है, खैर इसको तो आप लोग बेशक टोटल करना चाहे तो कर सकते हैं, इस चीज को स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, हमें 3 महीने का निकालना था, अप्रैल का, मई का और जून का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल रेसिप्ट मिल गया। अब हमें देखना है सर पेमेंट किस किस का किया है, जैसे जो हमारे पास कैश का आउटफ्लो कितना हुआ है। तो अगर आप लोग देखेंगे आउटफ्लो की अगर आप लोग बात करते
करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो अगर आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डिले इन द पेमेंट ऑफ द वेजेस एंड एक्सपेंस 1 मंथ, माने यहाँ पे जो भी आपके एक्सपेंसेस है और जो भी वेजेस हैं वो आपके 1 मंथ डिले होंगे। माने अप्रैल है तो मई में मई है, तो जून में जून है, तो जुलाई में जुलाई है, तो अगस्त में। तो टेक्निकली अगर आप लोग सोचेंगे तो यहाँ पे अप्रैल का जो वेजेज और एक्सपेंस है ये दोनों जो आपके अप्रैल के कहां पे चले जाएंगे, मई के अंदर, मई के कहां पे चले जाएंगे, जून के अंदर, और अगर आप लोग मार्च की बात करते हैं तो मार्च का कहां पे चला जाएगा, अप्रैल के अंदर, यानी कि 1 महीना आगे हो रहा है। ठीक है, अब ये सेम काम अगर आप लोग यहां पे करते हैं तो सबसे पहले एक्सपेंस की बात कीजिए। ठीक है, आप किसकी बात कर रहे हैं, अप्रैल, मई और जून की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अप्रैल के अंदर अगर आप लोग एक्सपेंस लेके चलते हैं, ये वाला अप्रैल में कितना होगा 7,000, मई में कितना होगा 7,000, और आपका जून में कितना होगा 8,000। समझ गए ना, एक एक महीना आगे जाएगा। तो सेम माय डियर फ्रेंड्स आपको डिटेल यहां पे देखने को मिलेंगी। ये आपका वेजेज वाला काम है, ये एक्सपेंस जो आपके एक्सपेंसेस है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका कितना है 8,000 है वेजेज, उसके बाद कितना है 9,000 है, उसके बाद कितना है 10,000। ये आपका एक्सपेंस रहा 7,000, 7,000 और 8,000। क्लियर है, ये किस तरीके से है समझ में है। इन्होंने साफ साफ बोला है जो भी आपके वेजेज है और जो भी आपके एक्सपेंसेस है उनकी जो पेमेंट है नेक्स्ट मंथ होगी। माने इस महीने जो पेमेंट हुआ है वो पिछले महीने का है, पिछले महीने जो पेमेंट हुआ था उससे पिछले महीने का। इज इट क्लियर। तो ये आपने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपने बेसिकली वेजेस की बात कर ली और यहां पे एक्सपेंस की बात कर ली। ठीक है, अब यहां पे इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स आप सभी ने केवल और केवल जून के अंदर पे किया है। तो मैंने इनकम टैक्स का जो डिटेल है वो केवल जून के अंदर डाला है, आप लोग देख पा रहे होंगे। बाकी जो भी है आपका क्या छोड़ दिया है, खाली छोड़ दिया है। अब बात करते हैं क्रेडिटर की। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहला पॉइंट था जो भी क्रेडिटर अलाउ किया गया 2 महीने के लिए अलाउ किया गया, माने जो भी आपने परचेज किया है ना ये हम लोग मान के चलेंगे कि क्रेडिट पर है। ठीक है, अब इसका जो पेमेंट है 2 महीने बाद होगा। जैसे फरवरी का जो पेमेंट होगा वो अप्रैल के अंदर होगा, फरवरी का जो पेमेंट होगा वो कब होगा, अप्रैल के अंदर होगा। माने जो 40,000 है ये कहां पे चला जाएगा, अप्रैल के अंदर चला जाएगा। ये 50,000 2 महीने बाद जाएगा तो कहां पे चला जाएगा, मई के अंदर चला जाएगा। और अप्रैल का 52,000 है वो आपका जून के अंदर चला जाएगा। यानी कि जो आपने परचेज किया, क्रेडिटर अलाउ किया गया ना, 2 महीने पीछे का डेटा उठाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्रेडिटर के डिटेल के अंदर यहाँ पे देखिए अप्रैल के अंदर कितना है 40, लेकिन 40 किसका था, फेब का था। ठीक है ना, 2 महीने बाद पेमेंट होता। ठीक है, अब 50 की बात करते हैं तो 50 किस में है, मई के अंदर है, और जून के अंदर कितना है 52 है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप टोटल करना चाहे तो कर सकते हैं। अब आपको क्या करना, ऊपर आपने टोटल रिसिप्ट कर लिया था, इतना कैश हमें मिला था। अब अगर आप लोग टोटल पेमेंट करेंगे तो सबको जोड़ देंगे। जैसे 40 + 8 + 7 कितना हो गया, 55 हो गया। 55 + 9 + 7 कितना होगा, 66 हो गया। 52 + 10 + 8 की प्लस में 25 95 हो गया। ये आपका टोटल है। ठीक है, अब आपको क्या करना, फॉर्मूला क्या बताया था, ओपनिंग बैलेंस को लेके चलेंगे, प्लस में क्या करना है, कितना कैश आपको रिसीव हुआ है। तो 83 प्लस में 25 को ऐड करेंगे, उसके अंदर से आप लोग क्या करने वाले हो, इसको माइनस करने वाले हो। तो टेक्निकली अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 60 में से कितना माइनस होएगा, यहाँ पे देखिए 55 माइनस हो गया। फिर आप लोग ऐसे कह सकते हो, अगर आप लोग बेसिक कैलकुलेशन करना चाहें तो मैं एक बार कैलकुलेटर खोल लेता हूं, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा। हमें टोटल रिसिप्ट कितना है, 83,000 का है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितने का था, 25 का था। हमारे पास 1,08,000 आ गया। इसके अंदर से हमें 55 को माइनस करना। ठीक है, अब 55,000 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 53। टेक्निकली आप सभी के सामने है, ये क्या हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया अप्रैल मंथ के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा टेक्निकली अगर आप लोग सोचेंगे जो अप्रैल मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है ये कहां पे चला जाएगा, मई के अंदर, इसका ओपनिंग बैलेंस बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 53। अगेन आपको ओपनिंग बैलेंस के अंदर कैश इनफ्लो को ऐड करना है और जो आपका आउटफ्लो है उसको माइनस कर देना है। यहाँ पे मई मंथ का जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो आपके जून का क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको टोटल करना है और इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको यहां पर बुनियादी तौर पे अपने कैश बजट को तैयार करना है। समझ में आई मेरी बात। अब मैं दोबारा से आपको ये पॉइंट क्लियर कर देता हूं क्योंकि काफी बच्चों को यहां पे दिक्कत होगी अगेन, तो ताकि बार बार आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े तो मैं क्लियर बता देता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट अब आपको समझ में आएगा, पीरियड फॉर द क्रेडिट अलाउड बाय ए सप्लायर इज 2 मंथ। ठीक है, यहां पे साफ साफ कहा गया जो भी परचेज हुआ है वो क्रेडिट पर है और उसकी जो पेमेंट है 2 महीने बाद होगी। माने फेब की आपको अप्रैल के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, इसको भी मैं रब कर देता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2 महीने बाद का माय डियर फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, 2 महीने बाद का मतलब 2 मंथ लेटर। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये है
फेब का जो पेमेंट है कब होगा, अप्रैल के अंदर होगा। तो परचेज के अंदर ये 40,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब मार्च की अगर आप लोग बात करेंगे तो 2 महीने बाद मई के अंदर जाएगा, माने 50,000 मई के अंदर चला जाएगा। अप्रैल की बात माने जून के अंदर, यानी कि अप्रैल का कितना है, 52,000 ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका पहला पॉइंट कहता है जो आपको समझना है। अब आगे 25% सेल्स इस महीने कैसे है, 1 महीने बाद उसकी पेमेंट होगी, वो क्रेडिट के अंदर चला जाएगा। वेजेज और एक्सपेंस है वो आपको 1 मंथ लेटर लेके चलना है, माने आज इस महीने का जो पेमेंट है वो पिछले महीने का, बस ये आपको मान के चलना है। और इनकम टैक्स आपने पे किया है 25,000 रुपए, और केवल कब पे किया है, जून के अंदर पे किया है। ठीक है? तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स एक बेसिक फॉर्मेट को आपको लर्न करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे टोटल करते चलना है, तो यहाँ पे आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है? तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द कैश बजट। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर रही होंगी और आपको समझ में आ गया होगा कि कैश बजट को कैसे तैयार करना। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।